वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। यार गोल अचीवर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड कंबाइन का जो एग्ज़ाम है वो आपका नीट एग्ज़ाम के बाद होने वाला है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, नीट एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ बाद आपका झारखंड कंबाइन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूँ, सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, लेकिन हर सिलेबस में एक ऐसा चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर ऐसा टॉपिक होता है जिससे उस टॉपिक से 100% आप श्योर रहते हैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तो ऐसे में आपको ये जानना बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि एग्ज़ाम में आपका उस चैप्टर के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन ना छूटे। तो इस बात का सबसे ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो टॉपिक आपको पता रहती है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसी वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है अटेंड करना है, प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आप सभी को भी पता है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आने लगता है, हम लोग का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मुझे भी पता है कि प्रेशर किस तरह से बढ़ती है। ठीक है, जितना हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उतना हम लोग को प्रिपरेशन कम लगती है। तो ये अच्छी बात है कि आप जितना प्रिपरेशन करते हो उस प्रिपरेशन को आप कम बोलते हो। तो इससे होगा क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने लगोगे, ज़्यादा से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लगोगे। तो आपको मैं बता दूँ, जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बहुत लोग होते क्या है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं, उससे होगा क्या कि अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो देन आप कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए, यानी कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा रहे, क्वेश्चन आंसर आपका उसी तरह से आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट दूसरा रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी रहेगी। तो इससे होगा क्या कि आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करेंगे तो ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 3 to 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ठीक है, उससे होगा क्या कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट से, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कम टाइम में आप कितना आप कवर अप कर सकते हैं, कि जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पॉसिबिलिटी है निकालने का वो ज़्यादा हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका साल 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका झारखंड कंबाइंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको पता होगा सिलेबस आपके सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि साल 2020 से एनटीए कंडक्ट कर रहा है, तो उस टाइम से आपका जो झारखंड कंबाइन का जो एग्ज़ाम होता है ओनली फॉर बायोलॉजी, यानी जिसका बायोलॉजी सब्जेक्ट है वही झारखंड कंबाइन का एग्ज़ाम दे सकता है। क्योंकि जितने भी मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, जैसे आप BIT सिंदरी आपको अच्छे से पता होगा, जो कि झारखंड में है, वो अब आपको JEE मेन के थ्रू मिलेगा। पहले होता था कि झारखंड कंबाइन आपका होता था मैथमेटिक्स का भी, लेकिन अब वो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो ओनली बायोलॉजी, यानी अब झारखंड कंबाइन वही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिनका बायो सब्जेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है इंक्लूडिंग, वो सभी कॉलेजेस आपके क्या हैं, अब JEE मेंस के थ्रू आपको मिलेंगे। तो बहुत ही ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जो आपको मिल सकते हैं, तो प्राइवेटली जाएगा जिसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, बायो को इंक्लूड करके, जिसमें से आपके मैथ्स को अगर हम लोग स्किप कर देते हैं तो आपके यहाँ पे बायो के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चंस, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो आपके मार्क्स रहेंगे पर क्वेश्चन, वो पर क्वेश्चन आपके मार्क्स रहेंगे 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स के, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 1/2, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और आपको मैं बताते जाऊंगी कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रिलेट करता है, कौन से चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि वो जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम आए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को, आपको मैं बता दूँ, झारखंड कंबाइन के मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेन से रिलेट करते हैं। जेईई मेन से रिलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं झारखंड कंबाइन के, और जेईई मेन के क्वेश्चन भी अगर आपने देखे होंगे, तो आपको क्या मिलेंगे कि जेईई मेन के कुछ ऐसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो आपको झारखंड कंबाइन में रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी अगर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के चलिए फिजिक्स आप छोड़ दीजिए, अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन जेईई मेंस का अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी चांसेस रहती है, क्योंकि जेईई मेंस से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके झारखंड कंबाइन में रिपीटेड रहते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था झारखंड कंबाइन में, उस टाइम सीबीएसई कंडक्ट करती थी जेईई मेंस एग्ज़ाम को। उस टाइम जेईई मेन के क्वेश्चन कुछ कुछ झारखंड कंबाइन में रिपीट क्वेश्चन आए थे। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन 2-3 साल के अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, तो ऑप्शनल रहते हैं, तो अगर आप 2-3 बार आप ऑप्शनल क्वेश्चन का अगर आप देख लेते हैं तो आपका माइंड में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा, जेईई मेन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2-3 साल का, आप केमिस्ट्री क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के हैं झारखंड कंबाइन में, उसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। मतलब हूबहू वही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं रहता है, ना ऑप्शन में डिफरेंट रहता है ना क्वेश्चन का, डिट्टो वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करा था। उसमें से मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड कंबाइन का सॉल्व कर रही थी और जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें से मुझे केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन मिला था जो जेईई मेंस क्वेश्चन में आ चुका था, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नीट बोर्ड और जेईई से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का केमिस्ट्री से, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स एक्सेप्ट इथेन लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। यानी हम लोग को पहला क्वेश्चन में हम लोग का है जो कैटलिस्ट हम लोग को बताना, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स एक्सेप्ट इथेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो इसमें कैटलिस्ट हम लोग को बताना है कौन सा फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक्स से है क्वेश्चन, तो इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। जब भी हम लोग अल्केन्स और इथेन को हाइड्रेशन करते हैं तो हम लोग का क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक जब भी आप रीड करोगे तो जितने भी कैटलिस्ट हैं उसको आपको याद करना है, और उस कैटलिस्ट कौन सा फॉर्मेशन होता है यानी कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो भी आपको याद करना। यानी जितना भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं, कैटलिस्ट है, वो आपको याद करनी है, और जितने भी साइंटिस्ट के नाम पे वो रिएक्शन है उसको भी आपको याद करना है। जैसे उस रिएक्शन हो गया, गटरमैन रिएक्शन, ये आपको याद करना है, और कैटलिस्ट और क्या क्या फॉर्म हो रहा है वो आपको याद करना है, ठीक है। वो क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर रहता है, कैटलिस्ट पूछा जाता है, क्या फॉर्म होता है वो पूछा जाता है। और
जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब एनसीईआरटी बेसिस पे रहता है, कुछ भी बाहर से क्वेश्चन नहीं रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे तो जितने भी हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग 70% यानी 50 क्वेश्चन में से 70% आपके क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके अगर आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करते हो, लाइक जितने भी फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं और कैटलिस्ट और जितने भी रिएक्शन हैं वो सबको अच्छे से आपको करना है, तभी आपका जो केमिस्ट्री है उसको आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, इसलिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ लिस्ट एसिडिक। तो यहाँ पे कौन सा लिस्ट एसिडिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फिनोल, ठीक है, ऑर्थोक्रिशोल, पारा नाइट्रोफिनोल, पारा क्लोरोफिनोल। तो लिस्ट एसिडिक कौन सा है, तो लिस्ट एसिडिक आपका क्या होगा, ऑर्थोक्रिशोल। ऑर्थोक्रिशोल हमेशा आपका लिस्ट एसिडिक होता है। जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी आपके प्रोडक्ट जो बनते हैं जितने भी ऑर्थो में रहेंगे, ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका ऑर्थो में प्रेजेंट रहेगा, चाहे ऑर्थोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल रहता है, फिर ऑर्थोक्लोरोफिनोल रहता है, या फिर ऑर्थोक्रिशोल, अगर ऑर्थो में प्रोडक्ट आपका फॉर्म है देन वो आपका लिस्ट एसिडिक में आएगा, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्थोक्रिशोल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, an ether is more volatile than an alcohol having same molecular formula because। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा आपका डी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि जो ईथर है वो मोर वोलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, जबकि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम है, फिर भी ये ईथर मोर वोलेटाइल होता है अल्कोहल से। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, क्योंकि ईथर में, क्योंकि अल्कोहल का जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल्स में, ठीक है। तो 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को आपके नंबर वर्ड में लिया गया है, ठीक है। तो इसी टाइप के रिएक्शन में आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जितने भी केमिस्ट्री बुक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है उसको आप अच्छे से आपको रीड करना, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है C4H9Cl ऑन रिएक्शन विथ sodium diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro derivative, then A is। तो A आपका कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो A आपका कौन सा कंपाउंड है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे कंपाउंड ए हम लोग को बताना था, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विथ इट्स मोलिकुलर मास हायर बाय 14 यूनिट्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। एन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड upon oxidation forms a carboxylic acid as the only organic product with its molecular mass higher by 14 units, the organic compound is a primary alcohol। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे ज़्यादा हायर मॉलिकुलर मास किसका रहता है, प्राइमरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा हायर मॉलिकुलर मास होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फिनेट, द रिएक्शन इज कॉल्ड। देखिए ये आपका रिएक्शन ये आपको साइंटिस्ट के बेसिस पे है क्वेश्चन से, तो इसका आंसर क्या होगा, विलियमसन्स रिएक्शन। देखिए एनिसोल का जो प्रिपरेशन होता है वो आपके विलियमसन्स रिएक्शन में प्रिपेयर होता है। तो आपको मैंने बताया है कि जितने भी साइंटिस्ट के रिएक्शन है उसको आपको अच्छे से याद करना है। साइंटिस्ट के रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट क्या से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या प्रिपेयर होता है, यह आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है।
तो 56 एनिसोल, ये आपका केमिस्ट्री में, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप वहाँ पे विलियमसन रिएक्शन देखेंगे तो आपका एनिसोल प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फिनेट, द रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन्स रिएक्शन। क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन C2H5OH प्लस H2SO4 प्रोडक्ट among the following which one cannot be formed as a product under any condition। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ पे C2H5OH प्लस H2SO4 से क्या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका यहाँ पे दिया हुआ है इथाइलिन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एसिटिलीन, डाई इथाइल ईथर। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, यानी C2H5OH प्लस H2SO4 से आपका एसिटिलीन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 58। फ्रॉम अमोंगस्ट द फॉलोइंग अल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कंसनट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रेट्स ZnCl2 इज। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2-मिथाइल प्रोपेन 2OL, ठीक है। फ्रॉम अमोंगस्ट द फॉलोइंग अल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कंसनट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रेट्स ZnCl2 इज। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो 58 में जो क्वेश्चन है ये आपके NCERT में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि NCERT का ही क्वेश्चन है, उठा के दिया गया है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर आप NCERT का बच्चे से रीड करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2OL। तो ये क्वेश्चन आपके NCERT में है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन देखा है सारा के सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और सब केमिस्ट्री NCERT केमिस्ट्री से ही बेसिस है, यानी बुक से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बुक के अंडर से ही पढ़ने का। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरोमेटिक एमाइड्स गिव्स। तो ये भी आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 59 का क्वेश्चन नंबर 59 का जो ऑप्शन आपके आंसर होंगे वो आपके एसिड्स, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरोमेटिक एमाइड्स, जब हम लोग एरोमेटिक एमाइड्स को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, एसिड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये भी क्वेश्चन है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। 60 मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग, ठीक है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग। तो 60 का जो ऑप्शन 60 में ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ फिनोलेट आयंस एंड मिथाइल आयोडाइड, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मिथाइल फिनाइल ईथर जो है वो आपके फिनोलेट आयंस और मिथाइल आयोडाइड के रिएक्टिंग से आपका ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग को स्टेटमेंट यहाँ पे देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिनॉन इज एन ईथर, ठीक है। तो ये आपके रॉन्ग है। डाइस्टेट इज एन एंजाइम, साइक्लोप्टेन इज एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, डाइस्टेट इज एन एंजाइम। तो ये भी आपके बुक से ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कहीं बाहर से क्वेश्चन अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे हैं कोई भी बाहर से नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, FeCl3 इज यूज टू डिटेक्ट फिनॉल्स। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, फिलिंग्स सॉल्यूशन इज यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज। फेलिंग्स रिएक्शन जो है ये आपके ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टॉलरेंस रिएजेंट्स यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन। तो ये ऑप्शन
इनकरेक्ट है, क्योंकि टॉलरेंस रिएक्शन आपके यहाँ सेचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, NaHSO3 यूज टू डिटेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, टॉलरेंस रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये आपके पॉलीमर से क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, पॉलीमर से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेंगे, तो आप एक दो क्या आपको 5-6 क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से अगर आप पॉलीमर के जितने भी स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और पॉलीमर चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके पॉलीमर चैप्टर को भी अच्छे से करें। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर आपका कौन सा नहीं है, तो नियोप्रीन आपका कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम लोग को बताना है कि कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, रिपीट यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रेन। तो ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट जो है ऑप्शन ए, ये आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो यूनिट होता है वो रिपीट होते रहता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका, बोथ स्टार्च एंड सेलुलस आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो ग्लूकोज यूनिट से ही आपका स्टार्च या सेलुलस बनता है, तो ये दोनों ही आपका ग्लूकोज यूनिट से बनता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलस। तो ये ऑप्शन भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो सिल्क है वो आपका सेलुलस से ही बनता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, नायलॉन 66 इज एन इलास्टोमर। तो ये जो ऑप्शन है स्टेटमेंट डी, नायलॉन 66 इज एन इलास्टोमर, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। नायलॉन 66 इज एन इलास्टोमर, ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है, ठीक है, चाहे आप पॉलीमर्स लीजिए, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स लीजिए, और उधर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आपके ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर पॉलीमर से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, इसी टाइप के, जैसे नायलॉन 66 हो गए, स्ट्रक्चर, ये सब आपको करना है। फिर बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर इसको भी करना है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है, ठीक है, वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप केमिस्ट्री से आप मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते, ठीक है। तो अगला है बेक्लाइट इज फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ। तो बेक्लाइट कौन सा रिएक्शन से फॉर्मेड होता है, ठीक है। तो आपके आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से आपका बेक्लाइट फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका फुली आपका फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपका फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमाइड। तो पॉलीमाइड आपका कौन सा ऑप्शन है, तो नायलॉन 66 पॉलीमाइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑप्शन देखा था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो नायलॉन 66 इज एन इलास्टोमर, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग था। नायलॉन 66 आपका क्या है, नायलॉन 66 आपका पॉलीमाइड है, ठीक है। तो पॉलीमर से है तो कहाँ से वो होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमाइड। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, नायलॉन 66, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 68, फ्लेक्सीग्लास इज़ अ कमर्शियल नेम ऑफ। तो फ्लेक्सीग्लास इज़ अ कमर्शियल नेम ऑफ, यानी फ्लेक्सीग्लास का कमर्शियल नेम क्या है। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन, पॉलीमिथाइल मिथाक्रेलाइट, ठीक है, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रेलाइट, ये आपका कमर्शियल नेम है फ्लेक्सीग्लास का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 69, एमोंग सेलुलस पॉली, ये आपका बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है आपका ये आपका क्वेश्चन है एमोंग सेलुलस पॉली विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म यानी ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। पीवीसी को क्या बोलते हैं, तो पॉली विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। नायलॉन एंड नेचुरल रबर द पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इज। तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल रबर, ठीक है। नेचुरल रबर जो है वो नेचुरल रबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, द मोनोमर यूज टू प्रोड्यूस ऑरलैन इज, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। द मोनोमर यूज टू प्रोड्यूस ऑरलैन इज CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, ग्लास इज यानी ग्लास क्या है, ठीक है। तो ग्लास आपका क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड है, ठीक है। तो ग्लास इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक, ये तीनों ही आपको क्या करना है, पूरा एनसीईआरटी के बेस पे आपको रीड करना है, ठीक है। अभी आपका 12 सितंबर को आपका एग्जाम है नीट का, ठीक है। नीट के जस्ट बाद आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप नीट के बाद अगर झारखंड कंबाइन भी आपको एग्जाम देना है, ठीक है। खासकर ड्रॉप आउट बच्चे का ऑप्शन रहता है कि अगर उनका नीट इस बार भी चांसेस कम होता है तो वो अगर ड्रॉप आउट नहीं करना चाहते तो क्या करें, वो दोबारा अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर वो एनसीईआरटी को फिर से अच्छे से रीड कर लेते हैं, दोनों उसका हाईली चांसेस रहता है, ठीक है। तो मोस्टली देखिए, बायो और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। आपको फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इसमें झारखंड का मैंने 50 क्वेश्चन, 50 में से आप 25 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट कर लेते हैं देन हाईली रिकमेंड हो जाता है कि आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है झारखंड कंबाइन को आप निकाल लेते हैं, अच्छी सीट आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ग्लास आपका क्या है, तो ग्लास आपका क्या है, तो ग्लास आपका है सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। अगला है 72, among the following substituted cellulose the one which will give rise to cross linked silicon polymer on hydrolysis is। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा RSICl3 हो जाएगा, ठीक है। 72 का जो ऑप्शन नंबर है वो आप करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, RSICl3 हो जाएगा। आर आपका क्या है, तो आर आपका अल्काइल है, ठीक है, कोई भी आर आपका अल्काइल है, ठीक है। SiCl3 72 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, ठीक है। तो 73 हम लोग का क्वेश्चन है, द पॉलीडिस्प्रेसिटी इंडेक्स ऑफ द पॉलीमर इज ऑलवेज 1 और लेस देन 1 होता है, ठीक है। द पॉलीडिस्प्रेसिटी इंडेक्स ऑफ द पॉलीमर इज ऑलवेज 1 और लेस देन 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका 73 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे पॉलीडिस्प्रेसिटी इंडेक्स का जो पॉलीमर है वो क्या होता है, ठीक है, 1 और हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, 73 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 74, क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग करते हैं, विच अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंजाइम कैटालिसिस। तो इंजाइम कैटालिसिस में कौन सा स्टेटमेंट रिलेट नहीं करता है इंजाइम कैटालिसिस से, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनस इन नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो इंजाइम्स है वो प्रोटीनस नेचर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी, इंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो बी है 74 का, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंजाइम्स वो कभी भी लीस्ट रिएक्टिव ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं रहता, यानी टेम्परेचर ऑप्टिमम में इंजाइम्स कभी भी लीस्ट रिएक्टिव नहीं रहता, इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंजाइम जो है वो कभी भी लीस्ट रिएक्टिव नहीं रहता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 75, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर होमोजेनियस कैटालिसिस। तो होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको याद, देखिए एग्जाम्पल भी आपको याद करते जाना है, ठीक है।
अगला है क्वेश्चन आपका, अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स Na2SO4, CaCl, 2Al2SO4 whole thrice and NH4Cl, the most effective coagulating agent for Sb2S3 सॉल्यूशन इज। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर में, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर से, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन 76 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Al2SO4 होल थ्राइस आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कोगुलेटिव एजेंट कौन सा है, तो Al2SO4 होल थ्राइस आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 77 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इन सेसोफॉर्सम, ठीक है, फिजिसॉर्प्शन। तो 77 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन डेल एच एड्जॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, गोल्ड नंबर्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ए बी सी एंड डी आर 0.50, 0.01, 0.10 एंड 0.005 रिस्पेक्टली, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर्स। तो गोल्ड नंबर का प्रोटेक्टिव कोलाइड्स जो है उसको हम लोग को करेक्ट ऑर्डर में हम लोग को वो उसके पावर करेक्ट प्रोटेक्टिव पावर्स में हम लोग को करेक्ट ऑर्डर में हम लोग को और सीरीज़ को बनाना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर किस में है आपका, डी, ठीक है। उसके बाद यानी डी यानी 0.005, देन बी है आपका 0.01, देन सी है आपका 0.10, देन ए 0.50, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर है आपका गोल्ड नंबर से डी का 0.05, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 78 का आपका ए हो जाएगा, डी बी सी ए। अगला है 79, ठीक है। तो 79 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेन अ सल्फर सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड सल्फर इज ऑब्टेन्ड। जब लोग सल्फर सॉल्यूशन को इवापोरेट करते हैं तो सल्फर हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है। और मिक्सिंग विथ वाटर सल्फर सॉल्यूशन इज़ नॉट फॉर्मेड। जब हम लोग सल्फर को मिक्स करते हैं वाटर से, देन सल्फर सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। तो द सॉल्यूशन इज़ क्या होता है, तो द सॉल्यूशन इज़ हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। 79 का आंसर आपका हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 80 का, क्वेश्चन नंबर 80, द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, एसिटिलीन, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज एसिटिलीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, द कंपाउंड फॉर्मेड एज अ रिजल्ट of oxidation of ethylene benzene by KMnO4 is। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अमोंग सेलुलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी नायलॉन एंड नेचुरल रबर द पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द मोनोमर यूज टू प्रोड्यूस ऑरलैन इज। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी, CH211CHCN, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71, ग्लास इज तो ग्लास क्या है, तो ग्लास आपका सुपर कोल लिक्विड है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ग्लास इज अ सुपर कोल लिक्विड, तो 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, अमंग द फॉलोइंग सब्सटीट्यूटेड सेलनेस द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलाइसिस इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट RSiCl3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिश डिस्पेप्टिक इंडेक्स ऑफ द पॉलीमर इज ऑलवेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और लेस देन 1। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलिस्ट। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका
हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो एंजाइम्स कभी भी लीस्ट रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो ये आपके ऑप्शन जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 74 का करेक्ट क्या है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 75। तो 75 में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो 75 ये आपके एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएंगे। तो होमोजेनियस कैटलिसिस क्या है, एग्जाम्पल इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। 76. Among the electrolytes Na2SO4, CaCl2, Al2SO4 whole thrice and NH4Cl, the most effective coagulating agent of sp2SL3 solution is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, Al2SO4 whole thrice हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजिसॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन डेल एच एब्जॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है 78। गोल्ड नंबर्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ए बी सी एंड डी आर 0.50, 0.01, 0.10 एंड 0.05 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर्स। तो हम लोग को करेक्ट प्रोटेक्टिव पावर्स ऑर्डर में हम लोग को बताना है, गोल्ड नंबर्स का प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर होता है डी में, उसके बाद बी में, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 79। व्हेन अ सल्फर सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड, सल्फर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, सल्फर सॉल्यूशन इज नॉट फॉर्मेड, द सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा। जब हम लोग सल्फर सॉल्यूशन को इवापोरेट करते हैं तो हम लोग को सल्फर मिलता है, और जब हम लोग सल्फर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो सल्फर सॉल्यूशन हम लोग को नहीं फॉर्मेड होता है। तो इसका क्या है, तो इसका हम लोग का क्या होता है आंसर, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक की वजह से। ठीक है, तो 79 का करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 80। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 80 का करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करते हैं सोडियम में लिक्विड अमोनिया, इस क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसिटिलीन। तो 80 का करेक्ट ऑप्शन होगा एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है 81। द कंपाउंड फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन बेंजीन बाय KMnO4 इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 81 का सी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है 82। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद डाइअल्काइल कॉपर रिएजेंट्स टू गिव। तो अल्केन्स हम लोग को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 82 का। ठीक है, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं डाइअल्काइल कॉपर में तो रिएजेंट्स के साथ, तो हम लोग को क्या फॉर्म मिलता है, अल्केन्स हम लोग का बनता है। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी रिएक्शंस है उसका स्टेटमेंट विद आपको करना है, तभी आपका क्वेश्चन आपको कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83। सम मेथड डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 84। व्हेन 2-ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद PDBSO4, ये आपका कैटलिस्ट है, द प्रोडक्ट फॉर्मेट विल बी। तो ये जो क्वेश्चन है 84 का आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बुक में मिलेंगे, तो आप एक बार बुक को अच्छे से रीड कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, जब 2-ब्यूटाइन को हम लोग ट्रीटेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, तो हम लोग को क्या कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है, cis-2-ब्यूटेन हम लोग को मिलता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बुक में मिलेंगे। ठीक है, डिट्टो वही क्वेश्चन उठा के आपको दिया गया है, तो आपको भी बोला है कि बुक से बाहर आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से रीड करना है, लाइन बाय लाइन विथ स्टेटमेंट विथ साइंटिफिक जो रिएक्शन है स्टेटमेंट, उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, cis-2-ब्यूटेन आपका फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन है 85 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नॉकिंग इफेक्ट इन आईसी इंजाइन। आईसी इंजाइन्स का हाईएस्ट नॉकिंग इफेक्ट क्या कौन सा है, ओलिफिन्स। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या है, ओलिफिन्स बी। 86 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कौन सा एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 87, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कौन सा रिएक्शन यानी कौन सा रिएक्शन हम लोगों को कार्बन कार्बन फॉर्मेशन बॉन्ड नहीं करता है। तो आपको मैंने बताया जितने भी कि साइंटिस्ट के जो रिएक्शन है, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको साइंटिस्ट के रिएक्शन मिलेंगे, प्लीज़ आपको वो उसका स्टेटमेंट भी अच्छे से रीड करना है, उसका रिएक्शन, कैटलिस्ट, क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, वो आपको अच्छे से याद करना। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जितने भी साइंटिस्ट के रिएक्शन है, यहाँ पे आप चारों के चारों यहाँ पे साइंटिस्ट के रिएक्शन है, तो इन चारों के साइंटिस्ट रिएक्शन में आपको क्या करना है, चार नहीं है, बहुत सारे वहाँ पे हैं, ठीक है, आप बुक में आप रीड कर सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के रिएक्शन है, तो आपको साइंटिस्ट के रिएक्शन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, फिर कैटलिस्ट, फिर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और आपको रिएक्शन करना है। कैनिजारो रिएक्शन यानी 87 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन डबल कार्बन यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स रेडॉक्स रिएक्शन इज 0.59 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ द सेल इज। तो ये आपका इलेक्ट्रोड यानी फिजिकल केमिस्ट्री है, आपका न्यूमेरिकल है। आपको बता दूँ, केमिस्ट्री में अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जितने भी बुक में आपको एग्जांपल दिया है और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं, देन आप न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी में ही आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, देन आपका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हैं। क्योंकि झारखंड कंबाइन में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल काफ़ी इजी रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफ़ी इजी है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 10⁻30 यानी 88 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 10⁻30। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻30। क्वेश्चन है 89, द पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इक्वल टू 10 इज। तो ये आपका इलेक्ट्रोड से, इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 89 में द पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इक्वल टू 10 इज। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -0.59 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैज़ द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सबसे लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.002 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 90 का करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है 0.002 न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का। तो 91 है, dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. The molarity of the solution is। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.05 मोलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, ठीक है, 2.05 मोलर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया 5.2 मोलर aqua solution of methyl alcohol CH3OH is sulfide. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.086। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.086। तो अगला क्वेश्चन है 93 का, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वेर सेपरेटली डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो 93 ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl सॉल्यूशन विल शो हायर एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इनिशियल सॉल्यूशन विल शो हायर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला है 94, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ HCN गिव्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 94 का बी, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, आपको मैंने बोला है कि जितना भी आप चैप्टर पढ़ोगे, चाहे फिजिकल, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि NCERT का हर एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उसी के अंडर में आपको क्वेश्चन आएंगे, तो कोई भी आपको स्किप नहीं करना है, लाइन बाय लाइन आपको वो रीड करना है। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपको उसका आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ज़्यादा इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे देखिए, ए एंड बी। देखिए ए और बी का जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों ही करेक्ट है, तो 95 का ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म आर स्टडीड यूजिंग आइसोटोपिक लेबलिंग। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है आइसोटोपिक लेबलिंग यूज़ के लिए, और आइसोलेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इज अ मेथड ऑफ एस्टेब्लिश रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बोथ ए और बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द मोनोमर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग को मोनोमर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो 96 का करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, एडिपिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये आपका मोनोमर्स है, एडिपिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल ये आपका मोनोमर्स है। ठीक है, तो 96 का करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। उसी तरह देखेंगे 97 में, तो 97 में क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव प्रोड्यूस। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव प्रोड्यूस किस में होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 97 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ए। उसी तरह 98 का क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स। तो कौन सा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेट नहीं करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ईथर्स। ईथर्स में आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेट नहीं करता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ईथर्स। ठीक है, 98 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद एक्स टू गिव डाईइथाइल ईथर, द कंपाउंड एक्स इज। तो 99 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी, NaOET। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पर रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन को वो एक वर्ड के बेसिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू डिस्टिंग्विश क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन इनको बेंजाइल क्लोराइड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो AgNO3 टेस्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखा है, सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप, अगर आप 50% कवर कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो जितने भी आप तीनों पार्ट का अगर आप रीड करते हैं तो प्लीज़ लाइन बाय लाइन कीजिएगा, और खासकर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखिएगा, स्टेटमेंट और साइंटिफिक वाला जितने भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसके कैटलिस्ट रिएक्शन क्या फॉर्मेट हो रहे, कंपाउंड प्रोडक्ट क्या मिले, वो सब आपको अच्छे से करना है। तो आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही हो जाए। ठीक है, तो वो सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो में और आज का जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है उससे आप लोगों को क्या लगता है कि जो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि 75% आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लाइन बाय लाइन रीड कीजिएगा, और जितने भी रिएक्शंस हैं, कैटलिस्ट है, और खासकर साइंटिस्ट रिएक्शन। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट रिएक्शन है उसके स्टेटमेंट, उसके प्रोडक्ट, उसके कैटलिस्ट। ठीक है,
और साइंटिस्ट के स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको अच्छे से करना है क्योंकि उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट के 3 चैप्टर पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। पॉलीमर्स में आपको क्या करना है, पॉलीमर्स में जितने भी स्ट्रक्चर है उसको आपको अच्छे से करना है। हर एक स्ट्रक्चर का डिफरेंट डिफरेंट OH होता है, कभी है H होता है, ये आपको डिफरेंस आपको वहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो उससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत सारे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैं बताना चाहूँगी, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं आते झारखंड कंबाइन में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, बस जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस है यानी एग्जांपल क्वेश्चन जितने भी हैं फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में, उसको करना है और एग्जांपल करना है, और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आप कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जितने भी न्यूमेरिकल आपको आएंगे वो आप बना लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं आता क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अभी तो नीट एग्ज़ाम आपका 12 तारीख को है, तो उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे ही नीट एग्ज़ाम ख़त्म होता है आप प्लीज़ कंटिन्यूटी रखिएगा, स्टडी को ब्रेक मत कीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का, उसी तरह आप झारखंड कंबाइन का भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ताकि इनकेस अगर आप झारखंड कंबाइन आपका अगर इनकेस अगर आपका नीट एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है तो एटलीस्ट आपका झारखंड कंबाइन जो है वो अच्छे रैंक से निकले, ताकि आपको झारखंड का टॉप मोस्ट कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं काफ़ी उसका सेकेंड या थर्ड ड्रॉप आउट होता है, तो ऐसे में उन लोग को अगर आपको दोबारा ड्रॉप आउट नहीं करना है, देन आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्टडी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और अभी आपका गोल्डन चांस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका प्रिपरेशन अभी सही से नहीं है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अच्छे से स्ट्रांगली आप मेंटली फिजिकली आप अच्छे से स्ट्रांग रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। खासकर अभी के टाइम में जिस तरह से मानसून अभी चेंजेस हो रहा है, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, अपना हेल्थ अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 12 तारीख को एग्ज़ाम है नीट का, तो अच्छे से आप ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, हेल्थ और खाना पीना बहुत अच्छे से खाइएगा, खासकर पानी ज़्यादा पीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप अपना हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और जितना भी आपको मैंने बोला है झारखंड कंबाइन के लिए बेसिक चीज़ है NCERT, ठीक है। NCERT का लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, देन आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो 100 आफ्टर 75% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 50 आफ्टर 50 स्कोर करना है, तो जितना भी मैंने आपको बताया उसको बस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। NCERT के लाइन बाय लाइन करना है, केमिस्ट्री के रिएक्शन, कैटेलिस्ट, साइंटिस्ट के रिएक्शन, स्टेटमेंट, वो सब आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी केमिस्ट्री के लिए झारखंड कंबाइन में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीज़ एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, किससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पता चल गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट का एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूंगी कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है केमिस्ट्री के लिए, झारखंड कंबाइन के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें। तो इसी तरह वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नीट बोर्ड और जे से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, एक और 2-3 वीडियो मैं बना दूँगी, जिससे आपको अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसको आपको देखना ही देखना है, जिससे कि आपको अच्छा से आपको प्रिपरेशन हो जाए कम टाइम में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, नीट एग्ज़ाम के बाद आप कंटिन्यू रखिएगा प्रिपरेशन झारखंड कंबाइन के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना हेल्थ और अपना खाना पीना अच्छे से रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।